नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो एग्जाम भी चल रहा है रेलवे एनटीपीसी का ही चल रहा है। तो सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, 2021 का प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज लिखा हुआ है। शिफ्ट, CBT 1 और एनटीपीसी और किस डेट में पूछा गया वो सभी आप लोगों के सामने मेंशन है। सभी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। ये क्वेश्चन भी देखिए, अभी जो आ रहा है फिलहाल वैसा पैटर्न पे, पीछे देखिए पैटर्न प्रीवियस ईयर का ही रहता है। कुछ नया क्वेश्चन रहता है तो वही आप लोग को हम करवा ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली एक परिमेय संख्या है। पहला बात देखिए, किसके बीच बोला है? √5 एवं √7 के बीच। तो देखिए यहाँ से ज्यादा लिखना ही नहीं है, ताकि मन में सोचना है कि इसका मान होता है 2 पॉइंट कुछ, इसका मान होता है 2 पॉइंट कुछ, कुछ भी होता है, मानिए इसका मान 2 पॉइंट कुछ होता है और इसका भी मान होता है 2 पॉइंट ही कुछ होता है। 3 पॉइंट नहीं हो सकता है। क्यों? आप लोग बोलिएगा क्यों, पूछिएगा क्यों? बोलेंगे 3 अगर होता तो 3 का स्क्वायर खुद होता है 9, मतलब 3 पॉइंट होगा उसी का जो 9 से अधिक होगा। मतलब ये जो है √7, इसका भी क्या होगा? 2 पॉइंट अधिक, 2 पॉइंट ही कुछ होगा। तो ये भी 4 पॉइंट है, गलत हो गया। ये 1 पॉइंट है, ये भी गलत। ये 3 पॉइंट है, ये भी गलत। एक ही आंसर है 2 पॉइंट, मेरा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ गया कि कैसे सेलेक्ट करना है कि कौन सा मतलब इसके बीच में आ रहा है, उसी को हम टिक कर देंगे। क्योंकि 4 के बीच आ नहीं सकता है, जैसे ऑप्शन को भी कट किए, ये कभी हो नहीं सकता था, ये नहीं हो सकता था, ये नहीं बचा, एक 2 पॉइंट यही था। तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? 500 व्यक्ति एक घनाभकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, 500 आदमी है और घनाकार जो तालाब है उसमें डुबकी लगा रहा है। ठीक है, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को दिख रहा होगा ना। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, आगे डुबकी लगा रहे हैं। 80 मीटर, जो 80 मीटर लंबा, देखिए घनाभ का दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है घनाभ का? 80 मीटर। और 50 मीटर चौड़ा, और चौड़ाई जो है घनाभ का कितना है? 50 मीटर है। 50 मीटर चौड़ा। ठीक है, यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ऊंचाई तो देगा नहीं, क्योंकि अब मानिए, क्योंकि विस्थापन पूछेगा पानी का, जल स्तर में कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, और बोल रहा है एक आदमी जितना पानी हटाता है, जैसे एक आदमी कूदा, मानिए तो कुछ पानी हटता है, तो एक आदमी जो पानी हटा रहा है उसका आयतन जो दिया हुआ है 0.04 मीटर क्यूब दिया हुआ है, एक पानी का आयतन। अच्छा, सिंपल सा बात समझिए कि 500 आदमी है। ठीक है, 500 आदमी है और एक आदमी कितना पानी हटाता है? एक आदमी जो पानी हटाता है, विस्थापित करता है, वो करता है अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिखते, समझाते हैं। हाँ, एक आदमी करता है 0.04 मीटर क्यूब। तो 500 आदमी कुल है। कुल कितना आदमी है? देखिए 500 व्यक्ति है, तो कुल आयतन कितना पानी का आयतन हटेगा? कुल जो पानी के आयतन में परिवर्तन होगा वो 500 से गुना कर देंगे। एक आदमी में 500 आदमी से गुना कर देंगे, इतना ही आयतन होगा ना। क्या किसका आयतन होगा? जितना पानी ऊपर आएगा। तो पानी घना पर तो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है? 80 मीटर। लंबाई कितना है? 80 मीटर। चौड़ाई कितना है? 50 मीटर। ऊंचाई हमें ये घना इसका नहीं लेना है, घना का ऊंचाई लेना है। तालाब के जल स्तर में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई वो निकालना है। में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, कितना वृद्धि होगा तालाब के जल स्तर में। ठीक है, माने सब आदमी कूद गया तो पानी क्या होगा? कुछ ऊपर जाएगा, मतलब पानी विस्थापित होगा। क्योंकि आदमी मानी इतना पानी विस्थापित होगा ना, इतना विस्थापित होगा, तो इतना आदमी का मतलब 500 आदमी द्वारा किया गया पानी का विस्थापन इतना होगा। इतना बराबर लंबाई, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। ऊंचाई ले लेंगे जितना एक आदमी, मतलब ऊंचाई ले लेंगे जितना पानी का स्तर में वृद्धि होगा। यही तो मेरा ऊंचाई हो गया। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो है आंसर निकल जाएगा। यही तो हमें निकालना था। और यहाँ से डबल जीरो से 2 गो जीरो यहाँ देंगे, 2 जीरो से 2 गो जीरो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से 5 चौके 20, 20 चौके 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर आके ये नीचे हो जाएगा, तो 80 इधर जगह इधर एक बचा है ना, 1/, की जगह 5 चौके 20, 200, 1/200। ये कितना आ गया? मीटर में आ गया। लेकिन जो भी आंसर ऑप्शन है वो सारा सेंटीमीटर में है, इसमें ये मीटर में है। इसमें गुना कर देंगे 100 से, ये बन जाएगा क्या? सेंटीमीटर। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1/2 का मतलब होता है 0.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ गया? 0.5 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन में हमारा है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि पानी के जल स्तर में कितना का वृद्धि होगा? तो पानी के जल स्तर में 0.5 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाएगा पानी के जल स्तर में। और हमें पानी के जल स्तर का ही निकालना था कि पानी के जल स्तर में कितना का
वृद्धि होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। यहाँ पे आदमी नहीं दे के कुछ और दे देगा, लेकिन जल स्तर आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, अभी जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो अभाज्य सह अभाज्य संख्या, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक लाइन कि सह अभाज्य संख्या क्या गुणनफल 104 है। सह अभाज्य संख्याओं को गुना करते हैं तो 104 आता है। ठीक है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त तो उनका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? उनका एलसीएम पूछा है। अब देखिए दो गो सह अभाज्य संख्या है, तो पहले ये समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। अगर आप लोग हमसे पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। कितना? 104 ही होगा। और एचसीएफ का बात करता है तो एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है एचसीएफ। एलसीएम कितना होगा? 104 होगा। लेकिन इस चीज को हम समझेंगे कैसे, निकाले कैसे। देखिए सह अभाज्य संख्या होता क्या है? को प्राइम फैक्टर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अगर इसका एचसीएफ जब मतलब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, इस दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो गुणनखंड होगा। यानी इसको भी लिखेंगे तो लिखेंगे ए गुण, लाइट कट जाता है तो वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाता है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया है। अब कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ देखिए, को प्राइम बता रहे थे, सहअभाज्य नंबर बता रहे थे। समझिएगा, वैसा दो नंबर जिसका जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। मतलब अगर 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 इस क्वेश्चन में पूछता कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हम बोल देते कि 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मतलब सहअभाज्य संख्या उसी संख्या को बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 होगा। इसका मतलब है जो भी दो नंबर होता है उसके बीच कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो सिंपल दूसरे भाषा में बोले तो सिर्फ उसके बीच का गुणनखंड जो होगा, उसके बीच का उभयनिष्ठ फैक्टर जो होगा वो 1 होगा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं a गुना 1, कोई भी नंबर हो सकता है। इसको लिखेंगे b गुना 1, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ गया? दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 आया, इसीलिए एचसीएफ इसका 1 होता है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का परिभाषा क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा एलसीएम का परिभाषा होता है, या फिर समझे तो जो मिला वो तो लेते ही हैं, और जो नहीं मिला वो भी लेते हैं। जैसे ए नहीं मिला और बी नहीं मिला तो ए भी लेंगे और बी भी लेंगे। इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा डायरेक्ट ए बी। एलसीएम हमारा ए बी का मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 104 है, तो इसका जो हो जाएगा ए बी हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही बोलेगा सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब है कि उसका एचसीएफ 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा? जो भी संख्या रहेगा उसका गुणनफल एलसीएम होगा। दोनों आप लोग याद करके फटाफट इसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या बोले? कोई भी नंबर उसके बीच का जो गुणनखंड हो वो कितना, सॉरी, उसके बीच का जो सीएफ हो 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 13 8 104, एक हमारा अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 13 है, और दूसरा एक संख्या क्या है? 8 है। इसके बीच आप लोग देख सकते हैं कितना उभयनिष्ठ है। इसको लिख सकते हैं 13 गुना 1, और 8 को लिख सकते हैं 8 गुना 1। दोनों में कुछ क्या मिल रहा है? आप लोग बोलिएगा दोनों में 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ तो 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? दोनों को गुना कर दिए, 13 8 104, तो वही हमारा रह गया। अच्छे से समझा दिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब कुछ पैसा वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पैसा का लगेगा इसमें, वो भी आप लोग को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं लॉक लगा के। चलिए ठीक है ना, इतना दिख रहा होगा। चलिए, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। राजेश का बात किया जाए तो राजेश जो है किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, अच्छी बात है। जबकि महेश उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि महेश के बारे में बोला है, महेश जो है उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला है यदि दोनों मिलकर कार्य पूरा करता है और कुल मिलाकर 350 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है, तो राजेश का हिस्सा, ये राजेश का हिस्सा पता करना है कि राजेश का हिस्सा कितना, ये रुपया में राजेश का हिस्सा बताना है। ठीक है, आप यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बेसिक से समझाते हैं, क्योंकि बेसिक से ही आसान है ना। जो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 है 3 है, इसका क्रॉस कर देंगे, 3 रुपया इसको, 3 अनुपात में रुपया इसको मिलेगा, 4 अनुपात में रुपया इसको मिलेगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, कहाँ से आया ये चीज कहाँ से आया वो आप लोग को हम वहां समझाते हैं, वो भी आसानी है। ठीक है, देखिए अब देखिए राजेश 3 दिन में करता है, और महेश कितना, राजेश कितना दिन में करता है? 4 दिन में, और महेश करता है 3 दिन में। तो कुल काम कितना होगा? इसका एलसीएम लेते हैं, 4 तिया 12, और यहाँ से एलसीएम ले लिए तो कुल काम निकला। तो यहाँ बताइएगा राजेश 12 यूनिट, कुल काम 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट को 4 दिन में करता है राजेश, एक दिन में कितना करेगा? 3,
और महेश एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। अब देखिए एक दिन में कितना कर रहा है महेश, ज्यादा कर रहा है, 4 यूनिट करता है कि बेचारा ये 3 दिन में सब काम कर देता है, जल्दी जल्दी काम करता है, ये 4 दिन में करता है, स्लो आदमी है ये। तो 4 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, और एक दिन में कितना काम करता है, 4 आराम। और पैसा जो मिलता है, मजदूरी जो मिलता है, वो एक दिन के काम के अनुसार मिलता है, उसकी क्षमता वही होता है। उसका क्षमता कितना होता है, एक दिन के काम के अनुसार उसका पता चलता है क्षमता। तो राजेश है और कौन है, महेश है। कौन है, राजेश और महेश है। राजेश को एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, इसको 3 अनुपात में रुपया मिलेगा। और महेश जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, महेश को 4 अनुपात में रुपया मिलेगा। ठीक है, आप लोग बोलिएगा राजेश वाला देखिए इधर आ गया महेश में, और महेश वाला आ गया राजेश में, क्रॉस हो गया। लेकिन जब 3 आदमी रहता ना तो क्रॉस नहीं होता, 3 आदमी आप लोग को यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता 3 आदमी में, इसीलिए आप लोग को हम यहीं पे बता दिए। अब देखिए अब यहाँ से हम शॉर्टकट में निकल सकते हैं, बिना भाग बिना गुना किए, कुछ भी बिना किए। ठीक है, कैसे, देखिए राजेश का हिस्सा पूछा है कि राजेश का हिस्सा कितना होगा, तो राजेश का अनुपात कितना है, 3 अनुपात में। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 3 से भाग लगेगा। इसमें लग रहा है नहीं होगा, इसमें नहीं लग रहा है नहीं होगा। 5 1 6, इसमें भी नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें लग रहा है 3 से भाग, 4 1 5, इसमें भी 3 से नहीं लग रहा है ना, तो 4 1 5, 5 1 6 नहीं, किसी में नहीं लग रहा है, 2 में नहीं, 1 में नहीं, 4 1 5 इसमें भी नहीं लग रहा है, 5 1 6, हाँ हाँ इसमें भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें 3 से भाग लग रहा है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर निकालना चाहे कोई विद्यार्थी तो हम सिखाते हैं, समझिएगा। अच्छा, अनुपात में कुल कितना है रुपया, देखिए तो अनुपात में 7 अनुपात में मिल रहा है, और एक्चुअल में कितना मिल रहा है, एक्चुअल में 350 रुपया मिल रहा है दोनों मिला के। और दोनों मिला के अनुपात में कितना, 7 अनुपात में काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान आ जाएगा 50। कितना, 1 अनुपात का मान 50। हमसे पूछा है राजेश का, राजेश का 3 अनुपात में है, 1 अनुपात का 50, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 150। मतलब जो है राजेश का जो हिस्सा हो जाएगा वो 150 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा राजेश का हिस्सा, 150 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगता है। ठीक है, समय कम लगने लगा। समान दूरी को अपनी समान चाल से तय करने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, समान चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। यहाँ पे भी हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन को। एक कार अपनी चाल 30% बढ़ा लेता है। 30% बढ़ाने का मतलब क्या, अगर पहले उसका नॉर्मल स्पीड, मतलब पहले अगर जितना था, पहले हम मान लेते हैं नॉर्मल स्पीड, और अभी जो हो, अरे नॉर्मल स्पीड, ठीक है, और अभी बढ़ाने के बाद, ठीक है, बढ़ाने यही स्पीड है लेकिन बढ़ाने का, इंक्रीज करने के बाद है। ठीक है, इंक्रीज का सिंबल दीजिए, बढ़ रहा है बढ़ने के बाद। पहले अगर 100 था तो अब हो गया है कितना, 130। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 13। इसीलिए क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग लिखा कीजिए, टाइम बचेगा। कैसे, 30% बढ़ता है तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 होता है ना, आप लोग को पता होगा, नहीं पता समझिए। नीचे में 100 करते हैं, ये प्रतिशत हटा के 1 0 से 0 खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अब देखिए कोई चीज अगर शुरू में 10 था, नीचे वाला शुरू मानते हैं, शुरू में अगर 10 था तो उसका 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बढ़ के 13 हो जाएगा। देखिए उतना ही आया ना, टाइम थोड़ा सा सेव हो गया, जैसे आप लोग को सही लगे। तो उसके समान देखिए, समान दूरी क्या है, समान दूरी है, दूरी समान है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये मेन है। अगर बहुत जगह समय समान देता है, यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी दूरी समान है, यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है। अब समझिएगा, जब दूरी कांस्टेंट हो तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, समझिएगा ध्यान से। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर बात की जाए फॉर्मूला की तो चाल गुना समय होता है दूरी का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट है, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। चाल मानी स्पीड में जा रहे हैं, समय कम लगेगा। या फिर इसका उल्टा, अगर हम चाल कम कर दिए, स्लो जा रहे हैं, समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर समय की दूरी कांस्टेंट हो तो ये चाल और समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो है, ये तो चाल का अनुपात दिया हुआ है। ये क्या चीज का अनुपात है, चाल का अनुपात है। क्या है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा समय तो व्युत्क्रमानुपाती होता है,
व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये वाला समय यहाँ आ जाएगा, इसको लगा 13 अनुपात में समय लगेगा तो इसको लगेगा 10 अनुपात में समय। ठीक है, ये लगेगा, इसका समय का अनुपात आ गया। अभी भी आप अगर चाहें चेक कर सकते हैं दूरी कितना लग रहा है। दूरी होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय करेंगे 130 आएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 4 गुना समय कितना हो जाएगा, 130 आ गया। ये तो यहाँ पे बात सेम ही है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बोले कि रेसिप्रोकल होता है, कब होता है समझ में आ गया, जब दूरी समान हो। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय देखिए तो कितना अधिक कितना कम, यहाँ बोला है कि तय करने में, ठीक है, सामान्य चाल, देखिए यहाँ पढ़िएगा, उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगता है। अब जब वो अपना स्पीड बढ़ा लिया तो कम लगता है समय। यहाँ देखिए, तो उसके सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में 24 मिनट कम लगता है। मतलब सामान्य चाल से जो गति से जो तय कर रहा है उसमें अब 24 मिनट उसको कम लगता है, पहले जितना भी लगता था उससे 24 मिनट कम लगता है। अनुपात में कितना कम होता था, पहले देखिए 13 अनुपात में लगता था, अब लगता है उसको 10 अनुपात में, जब स्पीड बढ़ा दिए तब। तो कितना कम लगता है, पहले से समय 3 अनुपात में कम लगता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला एक्चुअल में जिसको कम लगता है वो लगता है 24 मिनट कम लगता है। तो हम बोल सकते हैं कितना गुना, 1 अनुपात का मान 8 आ गया, 8 गुना, 8 गुना है। एक्चुअल में मान के अनुपात से 8 गुना है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि सामान्य चाल से तय करने पर कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल से देखिए, तो सामान्य चाल कहाँ था इसका, आप लोग बोलिएगा जी सर सामान्य चाल तो उसका ये माने थे, और जब सामान्य चाल से चल रहे थे तब जो उसको समय लग रहा था, समय वो 13 अनुपात में लग रहा था। तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, यहाँ से काटे थे तो कितना 8 गुना आया था ना, 1 अनुपात का मान 8 आया था। तो 13 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, यहाँ भी 8 से गुना कर देंगे तो 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 104 मिनट। और 104 मिनट को ही हम बोल सकते हैं 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो 1 घंटा 60 मिनट तो ये हो गया 60 40 100, 1 घंटा 44 मिनट क्या आ जाएगा, 1 घंटा 44 मिनट। देखिए किस ऑप्शन में है 1 घंटा 44 मिनट, ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते, देखिए बताने में टाइम लग रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा तो सभी चीज अच्छे से समझ में आएगा। ये सब कॉन्सेप्ट हम बताए, टाइम गया, इससे क्या जरूरी था, आप लोग को समझ यहाँ पे समझाना रहता है हमको, इसलिए तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि रेसिप्रोकल होता है तो वहां पे अप्लाई करके आप लोग को हम दिखा दी सभी चीज निकाल के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछें। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जाम में गिन के टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि 10 बोला है 10 होगा, हम ऐसे ही गिन दिए। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य मतलब इसका माध्य ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है कि इसका क्या करना है, हमें माध्य निकालना। माध्य क्या, तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जोड़ना आसान लग रहा है तो फटाफट जोड़ सकते हैं, या तरीका भी आप लोग को बता देंगे। पहले जोड़ ही लेते हैं फटाफट। 6 1 7 7 5 12 7 5 12 12 6 18 18 18 8 26 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31 31 31 3 31 में 3 जोड़ेंगे 34 34 और 2 कितना हो जाएगा, 34 और 2 36 36 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 का 8, बाकी कितना आ गया 3 3 3 4 7 7 9 7 16 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 23 23 8 31 31 31 और 7 31 और 7 हो जाएगा 38 38 और 7 45 45 और 6 51 51 और 6 57 57 और 6 कितना हो जाएगा 63 63 और 8 हो जाएगा 71। कितना आ गया 71। और क्या वो आदमी है, बोला 10 गो, क्या एक हम 10 छात्रों का 10 गो विद्यार्थी 10 गो, औसत तो ही होता है कि कुल योगफल बटा कुल क्या हो जाएगा, नीचे में क्या विद्यार्थी है उतना संख्या, तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 71.8। इसका देखिए माध्य निकल के तैयार है 71.8। यहाँ पे हम चाहे तो बिना कोई फॉर्मूला का लगाए बेसिक फॉर्मूला पे भी निकाल सकते थे, क्योंकि क्या था कि फटाफट जोड़ने वाला आसान दिया हुआ था, हम लोग इसको फटाफट जोड़ सकते हैं। ऐसे आप लोग को फॉर्मूला देखना है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं इतना भी टाइम नहीं रहता, तो हम जो भी फॉर्मूला बताएंगे उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा, या फिर कम जाए तो आप लोग अच्छी बात है, कम भी जा सकता है। देखिए यहाँ क्या करते हैं, अपने मन से कोई भी मान लीजिए माध्य, माध्य अपने मन से मान लीजिए कोई भी इसमें इसी में से, या जो मन करे। फिर ऑप्शन ही देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, सब 70 के आसपास है ना, हम अपने मन से मान लेते हैं इस क्वेश्चन का जो माध्य है वो मान लेते हैं, इस क्वेश्चन का माध्य कितना है 70 है, अपने मन से मान लेना है। अपने मन से जैसे मान लिए कि माध्य कितना है 70 है, अब चेक करना है तभी ऑप्शन को, इसमें ये मतलब ये 70 से, हम तो माने 70 70 होना चाहिए, ये 70 से कितना अधिक है, आप लोग बोलिएगा 70 से 12 अधिक है।
कितना अधिक है, 70 से 12 अधिक है। और ये कम है, 70 से कितना कम है, 10 कम है तो माइनस लगा देंगे। ये कितना है, 8 कम है तो 8 माइनस। ये कितना है, 7 कम है 7 माइनस। ये कितना है, 8 अधिक है तो 8 प्लस करेंगे। ये 5 अधिक है तो 5 प्लस करेंगे। ये 16 अधिक है तो 16 प्लस करेंगे। ये 5 अधिक है तो 5 प्लस करेंगे। ये हमारा 70 20 90 21 अधिक है। और ये बहुत कम है, कितना कम है, 70 50 20 20 4 24 कम है। कितना, 24 कम है। अब सब माइनस प्लस को एक एक साथ कर दीजिए। जैसे आप बोलिएगा ये +8 से -8 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 16 है, और तो ये 10 और 7 17 खत्म हो जाएगा, एक बचेगा ना माइनस में। माइनस में एक बचेगा तो 24 एक 25 कर देते हैं, -25। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस में है 26। 26 तो यहाँ प्लस में एक बच जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। +1 और प्लस यहाँ पे है 5 तो +6 हो गया। +6 यहाँ पे 12 है, तो +6 12 6 18, +18। मत 18 तो प्लस आ गया, लेकिन क्या वो विद्यार्थी पर दसों का ओवरऑल ना आया है, तो 10 से भाग करेंगे तो ओवरऑल कितना प्लस में मान आ गया, 1.8 आ गया। मतलब हम जो माने थे कम माने थे 1 पॉइंट का, कि मान अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 1.8 अधिक हो रहा है। तो कुल जो है इसका मान होगा ओरिजिनल में 71.8 होगा, जो कि हमारा देखिए उस तरीका से भी वही आया था। तो ये भी तरीका आप लोग के लिए अच्छा ही है, आप लोग बनाते भी हैं इस तरीका से, सीखे भी होंगे, हम भी बताते हैं जाते हैं हमेशा। तो दोनों तरीका सेम था, इसमें थोड़ा सा जोड़, क्या कि अब बोलिएगा ये क्यों बताइए, जोड़ना आसान था यहाँ पे, इसलिए आप लोग को हम ये भी तरीका बता दिए। लेकिन यहाँ जो ये तरीका बताएं, इसमें आप लोग को समझा दिए कि कैसे बढ़ोतरी और कमी वाला देखना है, और उस तरीका से माध्य को निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 7 में। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्या, एक मानी ए है, दूसरा क्या है, बी है, उसका जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 है। तो 2:3 है, ठीक है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। दोनों संख्याओं में जब 4 जोड़ते हैं तो अनुपात बदल जाता है, कितना हो जाता है, 7:10। इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी। दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम बोले, दोनों संख्या में जब 4 जोड़ते हैं, संख्या मान लीजिए यो एक्स है, यो एक्स है, मतलब 2x था बटा 3x था, दो अनुपात में था। बोला है जब दोनों में 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, इसमें भी 4 जोड़ते हैं, तो संख्या जो हो जाता है वो हमारा 7/10 हो जाता है। बोला है क्या, संख्या में अंतर बोला है। अच्छा पहला बात, अंतर तो यहाँ अंतर दोनों में अंतर एक अनुपात में होगा, और एक अनुपात में एक से भाग तो सब में लगेगा। तो इस तरीका से नहीं चेक कर सकते, यहाँ से एक्स का ही, अरे यार, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। अंतर निकालना है तो कितना आएगा अंतर, देखिए एक संख्या 3x में है और एक संख्या 2x में है, दोनों का अंतर कितना आएगा, 1x आएगा। मतलब हमको x का मान ज्ञात करेंगे, वही आंसर होगा फटाफट। 10 दूना 20, देखिए फटाफट कर सकते हैं। 10 दूना, देखिए मने मन करना हो आप लोग को, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20x, और इधर हो जाएगा 21x, तो घटा के 1x बचेगा, डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना, 10 चौके 40, 7 चौके 28, 28 में 40 गया तो 12, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बना लो भाई, क्या हो जाएगा, इधर देखिए 10 दूना 20x या 21x प्लस कितना, 7 चौके 28, बराबर इधर 10 दूना 20x प्लस 10 चौके 40, ठीक है। अब देखिए 20x इधर आके घटेगा तो x बचेगा, बराबर 28 इधर आके उसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा, डायरेक्ट आंसर। आप लोग बोलिएगा कि अभी जो इससे पहले आप लोग यहाँ पे निकाले थे, फटाफट कर लेते, माइनस प्लस नहीं देखे थे, इसलिए कर लिए थे फटाफट, हमको पता था कि घटी तो आंसर आएगा। जैसे इधर 20 से 21 तो एक आएगा, ठीक है। इधर 10 चौके 40, 7 चौके 28, 12, तो इस प्रकार से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ऐसे आप लोग निकाल भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बीच का अंतर पूछा था, तो अंतर हो जाएगा 12। संख्या पूछता तो 12 दूना 24, 12 ते 36, 36 और 24 इसका संख्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही बेहतरीन और वीवीआई क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड स्टेज सीबीटी 1 का ही प्रश्न है, ऐसा नहीं सीबीटी 2 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, साइकिल का जो विक्रय मूल्य वो 50% कम कर देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 700% तेजी आ जाता है। मतलब पहले जितना बिकता था उसका साइकिल, उससे अब 700% अधिक बिकने लगा। तो आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ, पहले जो है शुरू में 140% का उसको लाभ होता था, तो नया लाभ बताना है कि अब कितना का लाभ होगा उसको। क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है, ठीक है। सभी चीज आप लोग को शॉर्ट में हम निकाल के बताएंगे, एक तरी भी बेसिक इसमें हम नहीं लगाने वाले हैं, तो समझिएगा। अच्छा, पहले कितना का लाभ होता था प्रारंभ में,
तो निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था आरंभ में। ठीक है, आरंभ में 140% का लाभ होता, तो पहले ये समझिए कि 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप लोग बोलिएगा वो होता है 7/5। कैसे, तो देखिए 140 है, प्रतिशत वैल्यू मतलब नीचे में 100, जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा ये 7/5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से क्या निकलता है, जो ये लाभ का दिया रहता है प्रतिशत मान, उससे निकलता है सीपी और एसपी का रेशियो, ये सीपी और एसपी। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर 5 रुपया उसका क्रय मूल्य था, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, तो अगर नीचे पहले 5 रुपया क्रय मूल्य था, तब उसका 5 विक्रय मूल्य कितना था, उससे 7 अधिक था, कि बोल रहा है ना 140% का लाभ होता था। मतलब कि अगर पहले 5 रुपया क्रय मूल्य था, तो उसका 140% मतलब 7 रुपया का उसको लाभ होता था। मतलब कितना में बेचता था, तो 7 रुपया का लाभ होता था, तो 12 में बेचेगा तभी तो 7 का लाभ होगा। समझिएगा क्वेश्चन को, कि पहले उसका क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 140 का लाभ होता था। 140 का मतलब 7 का लाभ होता था। 5 का चीज में 7 का लाभ, मतलब कितना में बेचता होगा वो, बेचता होगा 12 में बेचता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला ये SP1 मान लीजिए। अब बोला है कि वो अपना विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50% का मतलब होता है आधा, तो अब हो जाएगा 6। अच्छा, तो बहुत बच्चा बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा 50% का मतलब आधा कैसे होता है, अब समझिएगा। 12 उसका दाम है, तो 12 50% कम कर दिया तो बचेगा कितना, 100 में से 50 खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। 50/100, जब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो 6। मतलब नया जो उसका क्रयमूल क्या विक्रयमूल होगा वो 6 होगा, आधा हो गया। देखिए आधा नहीं हो गया, 50% का मतलब आधा होता है। वही बोल रहा है कि विक्रयमूल जो है 50% घटा देता है, घटा दिया तब क्या हुआ कि साइकिल की संख्या में 700% तेजी आ जाता है बिक्री में, बिकने वाली साइकिल में। मतलब 700% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर समझे, तो वो हमारा होता है 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी सॉरी, 7/1 होगा, यहाँ पे उल्टा होगा 7/1। 700% बोला मतलब शतगुना बोला है। मतलब पहले अगर एगो साइकिल बिकता था, तो अब जो है उसका एक का 700%, 7 अधिक बिकने लगा, अब 8 गो साइकिल बिकने लगा। अच्छा, पहले कितना साइकिल बिकता था, एक साइकिल, अब कितना साइकिल बिकने लगा, 8 साइकिल। अभी जो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 8 6 के कितना, 48। तो क्या गो साइकिल का विक्रय मूल्य आ गया 48 रुपया, अगर अनुपात में देखे तो 48 अनुपात। क्या गो साइकिल का, 8 गो साइकिल का। तो यहाँ भी तो हमें 8 गो साइकिल से ही कंपेयर करेंगे कि पहले कितना साइकिल, पहले 8 गो साइकिल कितना में बेचते थे, 12 8 96 में बेचते थे, पहले 8 साइकिल 96 में बेचते थे। तो अब उसका कितना हो गया, अब पहले मतलब 96 रुपया टोटल था, मतलब 8 गो खिलौना का या साइकिल का दाम, तो अब हो गया 48 रुपया, आधा आधी ऐसे भी बोला है। यहाँ भी 8 का गुना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 साइकिल का देख रहे हैं तो यहाँ भी 8 साइकिल का देखेंगे। ठीक है, अब जब बेच रहे हैं 8 साइकिल का देख रहे हैं, बेचने में, खरीदने में भी हम लोग 8 साइकिल का ही देखेंगे। कितना में खरीदे थे, उसमें 8 पचे 40, 40। जो चीज 40 में खरीदे थे, उसको 96 में बेच रहे थे, तो 140% का लाभ होता था। कितना क्या देखिए बोला है, 140% का लाभ होता था। यहाँ पे समझिएगा कि कितना का लाभ होता था, 140% का, यहाँ 140 का। ऐसे चेक भी कर सकते हैं 140 का हो रहा है कि नहीं, घर में अगर फालतू बैठे हैं क्वेश्चन को बना रहा है, चेक कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़ रहा है, 56 बढ़ रहा है, कितना पे 40 पे। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 गया, 14 चौके 56, कितना आ जाएगा, 4, 140 का आ गया ना, 140 का। लेकिन इसका मतलब नहीं, जरूरी नहीं था निकालना। ठीक है क्योंकि हमको अब बोलना है कि अब उसका कितना लाभ होगा। पहलुकवा लाभ, ये दोनों के बीच का पहलुकवा लाभ तो दिया हुआ है 140। अब कितना लाभ हुआ देखिए, अभी जो है खरीदा कितना में, 40 में, अब जो है कम करने के बाद बेच कितना में रहा है, 48 में। कितना का लाभ ले रहा है, 8 का लाभ ले रहा है। 8 का लाभ किस पे ले रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 40, 40 पे 8 का ले रहा है, लाभ ले रहा है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। कैसे इसको काटेंगे, तो 8 पचे 40 आ जाएगा, 5 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 और 0, इसका जो मान आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। मतलब अभी जो लाभ हो रहा है उसको, वो 20% का लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, 20% का, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम में इतना बोलने का नहीं रहेगा, आप लोग फटाफट बनाने का रहेगा। तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ऐसे आप लोग घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीका से बहुत ही शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत ही भी है, इसको हम थंबनेल पे भी लगा देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 नंबर। क्या है, ए का वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए का वेतन यहाँ पे और बी का वेतन 2 गो है। हम इसको पहले छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, तभी हम पढ़ेंगे भी यहाँ। ठीक है ना, ठीक है। ए है और बी है, यहाँ पे मानी ए है और बी है। ए
ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, ये दिया हुआ है 4:5 है, ठीक है। आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन में कि ए के वेतन में 10% वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, तो अब कितना होगा उसका अनुपात। अच्छा 10% यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 0 0 लगा दें क्या, ठीक है, और भी जीरो माने और भी 0 लगा दी, ठीक है। 10% 20%, लेकिन 500 100 उससे आसान है 40 बना देते हैं, अभी भी 4:5 ही है। ऐसे ही लगा दी कि आसान होगा 10% वृद्धि करने में। अगर इसका 10% वृद्धि कर देंगे, पूछ रहा है कि इसका 10% वृद्धि कर देंगे और इसके वेतन में 20% वृद्धि कर देंगे, तब अनुपात कितना होगा। 40 था, उसका 10% वृद्धि करेंगे तो 110/100, काटिए मत, यही लिख दीजिए। 40 का यहाँ हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 40 तो पहले था, 10 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 110/100। ये था 50 पहले, इसका 20 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120/100, इतना बढ़ा दिए। ऐसा क्यों कि इसलिए क्योंकि 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और कटेगा ये 4 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इधर कितना आ गया 11 आ गया, इधर आ गया 5 तिया 15, मतलब नया जो उसका वेतन का अनुपात हो जाएगा वो 11:15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11:15। कोई ऑप्शन में है क्या, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में 11:15। 11:15 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11:15। कैसे बढ़ा है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे किसी का मन नहीं किया बढ़ाने का तो अलग में भी बढ़ा सकते हैं। 40 का 110 करेंगे, मतलब 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ से 2 0, ये हो जाएगा 44, फिर इसका निकाल लीजिए 20 बढ़ा के, ये हो जाएगा। फिर उस प्रकार से आप लोग निकाल, इसका 60 हो जाएगा, इसका 44 हो गया, काट के निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे निकाल लीजिए, जैसे कि काटने में थोड़ा सा आसानी हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। यदि एक्स की आय बाई की आय से 40% कम है, ये एक्स की आय है, ये बाई की आय है, क्या बोला है पहले 40% कम है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 2/5 होता है। किसका किससे कम है, समझिएगा कि बाई की आय से 40% कम है, मतलब बाई का आय 5 मान लीजिए, बाई का आय 5 मान लिए, तो बाई की आय से 40% कम है किसका, एक्स का आय। तो 5 का 40% कितना, 2 होता है, तो इससे 2 कम हो जाएगा, मतलब एक्स का जो आय होगा वो 3 अनुपात में होगा। कितना होगा, 3 अनुपात में होगा, 40% कम। तो बाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब उल्टा पूछा है, बहुत बच्चा को समझता क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत बच्चा का क्या समझने का नियम होता है, समझिएगा, हम आप समझाते हैं। ये एक्स है, ये बाई है, ये बाई से 40% कम है, मतलब बाई अगर 100 है तो ये कितना है 60 है, 40% कम। कितना अधिक है, पूछ रहा है कि एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो एक्स से कितना अधिक है, 40 अधिक है। बच्चा 40 टिक भी कर देता है, एग्जाम में पहला ऑप्शन 40 रहेगा भी रहेगा तो गलत हो जाता है। उस समय क्या करते हैं समझिएगा, या फिर यहाँ भी करते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं समझिएगा। ये दोनों तो सेम ही चीज लिखे ना यहाँ से, तो ये भी जो चीज है यहाँ भी काटेंगे तो यही आएगा, मेरा 3:5 ही आएगा, हम इसी यही लिखते हैं। तो अब कितना बढ़ गया है, देखिए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया बाई का, कितना बढ़ गया 2 अनुपात में बढ़ गया है। लेकिन क्या बोला, एक्स से कितना बढ़ गया है, एक्स का मान कितना है 3 अनुपात में, 3 से यहाँ पे भाग करेंगे, गुना 1 का करेंगे, इतना हो जाएगा वृद्धि। इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 200/3, 200 का मतलब होता है 66 ना, 66, हाँ 66.66% आ जाएगा, इसी प्रकार से आ जाएगा। तो अधिक बोले कि ये जो है बाई कितना अधिक है, बाई जो अधिक है वो कितना 66, सही 66% अधिक है। उल्टा पूछे कि एक्स कितना कम है, तो वो 40% कम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66.66, मतलब 7 लिख सकते हैं लास्ट में, ये मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम लोग किए, सभी क्वेश्चन VVI था। अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो सभी क्वेश्चन को देख के जाएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।